गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार पास इज बाय केशव सर। प्रीवियस टॉपिक्स में या प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, जिसमें हमने जान लिया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जाना था, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और केलर लॉ के बारे में जाना था। और एक हमने बर्जेलिस हाइपोथेसिस के बारे में जान लिया था कि बर्जेलिस हाइपोथेसिस क्या होती है। बर्जेलिस हाइपोथेसिस के बारे में बाद में और जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जाने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि डाल्टन हमें बता दिया व्हाट इज एटम, एटम होता है क्या, इसके बारे में हमने बताया था। किसने? जॉन डाल्टन ने बताया था 1808 में बताया था। तो इससे पहले तो हमारे एक महर्षि थे, महर्षि कनाड ने क्या बोला था कि एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ टिनियस पार्टिकल एंड दिस टिनियस पार्टिकल इज नोन एज अ परमाणु। ठीक है, परमाणु कहा था उन्होंने। लेकिन इसके बाद बना जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। तो पहले हम जॉन डाल्टन के मेन पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट्स थे, फर्स्ट है कि मैटर कंसिस्ट द स्मॉलेस्ट, फर्स्ट मैटर कंसिस्ट द स्मॉलेस्ट indestructible particles। जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये जो इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, एंड दिस इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल इज नोन एज अ एटम। क्या कहा उसने? इसे एटम कहा था। तो ये कहा कि एटम क्या हो गया? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया जिसे हम क्या करते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, सेम एलिमेंट्स आर सेम। यानी अगर कोई एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सब क्या होती है? सेम होती है। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पोस्टुलेट क्या दिया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। मतलब एक अगर कंपाउंड की बात करें तो अगर कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर वो एलिमेंट हम डिफरेंट एटम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अलग अलग, जैसे हमने बात की गोल्ड है, सिल्वर है, ये दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ये कौन कहता है? जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, मतलब इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। अरे बात समझो। देखो नेक्स्ट क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट that take part in a chemical reactions। Atom is the smallest unit which take part in a chemical reaction, take part in a chemical reaction। मतलब एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट एक सबसे लास्ट यूनिट है जिसे डिवाइड करवाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं यही कंबाइंड होते हैं, और यही कंबाइंड करके मतलब एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट से क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम एटम ऑफ two or more same kind of atom, same kind
same kind of atom or different kind of atom or different kind of atom to combine form to form compound atom. कंपाउंड ये क्या कह रहा है कि या तो वो दो या दो से अधिक सेम काइंड के एटम हो या डिफरेंट काइंड के एटम्स हो। वो डिफरेंट काइंड के एटम जब आपस में कॉम्बिनेट करते हैं, एक दूसरे से क्या होता है कॉम्बिनेशंस के थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। और इस कंपाउंड एटम्स को अपन ने क्या कहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, इस कंपाउंड एटम्स को अपन क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक एटम्स पार्ट ले रहा है, अब उस एटम को डिवाइड करना है, तो हमने क्या बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडेक्टिबल इन नेचर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडेक्टिबल इन नेचर। मैंने क्या कहा मैटर कंसिस्ट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी इंडेक्टिबल पार्टिकल, मतलब ये टूट नहीं सकता। ठीक है, ये टू दैट मींस atom neither be created nor destroyed in a chemical reaction। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम ना तो टूटने वाला है ना ही वो फॉर्म होने वाला है, क्योंकि क्या एक इंडेक्टिबल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, देखो अब हम बात करें अगर कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स होता है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कंपोजिशन के साथ साथ जो उसका रीअरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट चेंज होता है, या उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर कभी भी इसे फिनिश नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन ओनली। केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि केमिकल रिएक्शन ओनली द कंपोजिशन, ओनली द compositions rearrangement and separation, rearrangement and separation of atom going to takes place। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना लिखे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जॉन डॉल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे दी। उसने एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये तो उसने कहा, और उसी के बेस पे जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थी। ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी, लेकिन इसके फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए कि कुछ ऐसे फिनोमेना थे जिन्हें क्या जो जॉन डॉल्टन था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। आखिर वो कौन कौन से ऐसे फिनोमेना थे जिन्हें क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वो उसके ड्रॉबैक्स के अंदर क्या हो गए इंक्लूड हो गए। तो अब इसके बारे में जानते हैं, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं। देखो फर्स्ट ड्रॉबैक की बात करें कि जो जॉन डॉल्टन था उसने क्या बोलते हैं मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मैटर का कंपोजिशंस क्या है, मैटर में जो कंपोजिशन पार्टिकल तो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, इन सबके बेस पे जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। लेकिन क्या हुआ कि इसने सारे लॉज तो फॉलो कर लिए कि दैट मींस द जॉन डॉल्टन एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन और या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन गैलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।
कि आखिर क्या होता है, जो दो गैसेज होती हैं, जो आपस में दो गैसेज होती हैं, वो कैसे एक दूसरे से क्या होती है, कंबाइन करती है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक आया इसका, he could explain, he explained the law of chemical combination, chemical combination, but could not explain the law of combining volume। कि कंबाइनिंग वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरे से ड्रॉबैक्स की बात करें कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एक ही एटम्स के अगर एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड से दो एटम्स हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी आइसोटोप्स की बात करते हैं, आइसोटोप्स में दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स के एलिमेंट्स के क्या हो रहे हैं, वैलेंस जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर एटम्स हैं, वो अलग अलग, इनकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी अलग अलग होती है। तो ये कह रहा था कि वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वैलेंसीज, दैट मीन्स इसने कहा कि वाई एटम ऑफ डिफरेंट atom of different element have different valencies, कि एटम ऑफ डिफरेंट, दो एटम्स हैं अलग अलग है, जब एक एलिमेंट्स के दो एटम्स होते हैं तो उनकी वैलेंसीज क्या होती है, डिफरेंट क्यों होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन, जॉन डॉल्टन, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट ये था वाई एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, वाई एलिमेंट combine to form कंपाउंड। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, मिक्सअप होकर रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आखिर क्या रीजन है कि कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका था अपने को कौन, जॉन डॉल्टन। लेकिन एक और बात थी कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, जब दो एटम्स क्या होते हैं आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, तो उनके बीच में कोई दो फोर्स वर्क कर रहा होता है। वो कौन सा फर्क है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स वर्क इन बिटवीन द टू एटम्स व्हेन इट कंबाइन विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में जब दो एटम्स कंबाइन कर रहे हो तो उस स्टेट में वहां पे कौन से दो ऐसे फोर्स होते हैं जो क्या कर रहे थे, उन दोनों के बीच में वर्क कर रहे थे। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन what type of force works between two atoms, कोई दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस वर्क कर होते हैं, ये क्या होता है, कौन से फोर्स होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन, आपके जॉन डॉल्टन। क्लियर है, राइट डाउन, ठीक है। व्हाट आर फोर्सेस वर्क्स बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर कंबाइंड, जब आपस में क्या कर रहे हो, जुड़ रहे हो, तब कौन से दो फोर्सेज होते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो कौन से वर्क कर रहे होते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका कौन, जॉन डॉल्टन। अब देखो एटम और कंपाउंड्स यहाँ पे दोनों बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, एटम्स बनते हैं और कंपाउंड दो बनते हैं, एटम्स कंपाउंड दोनों बनते हैं। इन एटम और कंपाउंड्स के अल्टीमेट पार्टिकल कौन से होते हैं, अल्टीमेट
पार्टिकल्स कौन से, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका कौन अपने को, जॉन डॉल्टन। क्लियर है। तो ये तो थे इसके ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स आने के बाद में, ड्रॉबैक्स आ गए, तो ड्रॉबैक्स के आने के बाद इन ड्रॉबैक्स को क्या करना, दूर करना बहुत जरूरी था। तो इसके बाद आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। कौन सी आती है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो हम जानते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। Next topic is modern atomic theory. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। देखो अभी तक क्या था कि ये बोल रहे थे कि एटम इज द इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ये काम है। लेकिन क्या था, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या कहते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद ये पता लग गया कि एटम्स के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। देन दैट फंडामेंटल पार्टिकल आज नोन एज द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्या था, एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल known as electron, proton and न्यूट्रॉन। ये क्या हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनसे क्या होते हैं, एटम्स मिलकर बनी होती हैं। फिर ये कहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में और मे नॉट बी सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में और मे नॉट बी सेम। सेकंड होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में और मे नॉट बी सेम। देखो उन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट्स के जो एक ही एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे जो एक नया फिनोमेना आता है, उस नए फिनोमेना का नाम है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइसोटॉप्स, तो हम कहते हैं सच टाइप ऑफ एटम, such type of atom consist, such type of atom consist same atomic number, same atomic number but different mass number। ठीक है, such type of atoms consist same atomic number but different mass number। मतलब जैसे मास नंबर चेंज होगा, मास नंबर चेंज होगा, तो मास नंबर के चेंज होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम है, केमिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से हमें कौन सा फिनोमेना मिल गया, आइसोटॉप्स का। तो हमने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट में और मे नॉट बी सेम, ये हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो जो नेक्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था वो था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट में भी सेम, कि एक दूसरे एटम के, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक नया फिनोमेना आया और उस नए फिनोमेना का नाम था आइसोबार्स। आइसोबार्स। तो ये आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स के बारे में जानते हैं।
आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है कि such type of atom which consists same mass number but different atomic number, such type of atom which consists same mass number but different atomic number known as a isobars। देखो आइसोबार्स की बात है, जैसे हमने आइसोटॉप्स में एग्जांपल्स नहीं लिया, तो आइसोटॉप्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट इनके मास नंबर क्या है, दोनों के डिफरेंट है। इसी तरह अपन हम बात करें आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 लेकिन इसका मास नंबर 14, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 14 लेकिन इसका मास नंबर कितना होता है, 20। तो मतलब ये क्या होगा कि इनके क्या होते हैं, मास नंबर क्या हो गए सेम, बट इनके क्या हो गए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसोबार्स। क्लियर, राइट डाउन। देखो इसके बाद होता है एटम ऑफ one element may be changed into another atoms। कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कम चेंज हो सकते हैं। ये एग्जांपल जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस का है। किसका है, न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे न्यूक्लियर फिजन की बात करें, क्योंकि अपन जब यूरेनियम होता है, यूरेनियम पे जब कहते हैं यूरेनियम क्या होता है, बम्बार्डिंग करता है विद न्यूट्रॉन्स के साथ जब बम्बार्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है, यूरेनियम कन्वर्ट किस में होता है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हो गया, यूरेनियम का जो एटम है वो कन्वर्ट किस में हो गया, प्लूटोनियम के एटम में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू अनदर, कि दूसरे एलिमेंट के एटम्स में क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट की हम बात करें कि एटम्स मे नॉट कंबाइन इनटू एटम्स may not combine into simple ratio। एटम्स मे नॉट कंबाइन इनटू सिंपल रेशियो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि एटम्स जो है वो सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते। जैसे कि हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, वन मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इस केस में तो ये जरूरी नहीं है। तो जैसे एग्जांपल्स की बात करें, C11H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है, सॉरी C12 है, क्या सुक्रोज है ये, ठीक है। तो सुक्रोज किसमें कन्वर्ट हो गया आपके, एक ये क्या है, कोई सिंपल मॉलिक्यूल तो है नहीं, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या कहा है कि एटम्स में नॉट कंबाइन इनटू सिंपल रेशियो, ये कॉम्प्लेक्स रेशियो में भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एटम मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ one atom can be changed into एनर्जी, कि एक एटम जो है उसका मास जो होता है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, जो कि जैसे अपन आइंस्टीन इक्वेशन है, E = mc², यहाँ पे तो C क्या है,
वेलोसिटी ऑफ लाइट ये क्या हो गई, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो मास है वो किसके इक्वल हो गया, एनर्जी के इक्वल हो गया। दैट मींस मास ऑफ वन एटम चेंज इनटू एनर्जी। क्लियर? ओके, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद अब फिर से अपन कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं, जहां पर हमने अभी तक एवोगाड्रो लॉज के बारे में नहीं जाना। एवोगाड्रो लॉज को जानने से पहले अपन बात करते हैं इसकी बर्ज़िलर हाइपोथेसिस की, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में प्रीवियस पार्ट के अंदर भी क्या की कंसल्ट किया था कि व्हाट इज द बर्ज़िलर हाइपोथेसिस। मैंने बर्ज़िलर हाइपोथेसिस को क्यों बोला था कि इसे लोगों ने कदा एक्सेप्ट नहीं किया, साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस थी जिसे जो क्या करते, जो कंबाइनिंग वॉल्यूम था, गैलिलियो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसलिए क्या कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आखिर था क्या, पहले एक बार ये समझते हैं कि बर्ज़िलर हाइपोथेसिस क्या थी। तो बर्ज़िलर हाइपोथेसिस की बात करें अपन, बर्ज़िलर हाइपोथेसिस कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, इक्वल वॉल्यूम, सभी गैसेस के जो इक्वल वॉल्यूम से कंटेन रखते हैं इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, जैसे बोलो उन्होंने क्या लिया, बर्ज़िलर ने हाइड्रोजन, इसको रिएक्ट कराया किससे, क्लोरीन के साथ, और रिएक्ट करा के क्या बनाया इसने, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। देखो हाइड्रोजन के लिए H2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्लोरीन के साथ HCl, 2HCl। अब देखो ये क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, और क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ क्लोरीन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक बना रहे हैं। ठीक है, या मैं ये कहूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ, ये भी कह सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसने, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस से। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन प्रेजेंट कौन से फॉर्म में, एग्जिस्ट कौन से फॉर्म में कर रहा है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। कौन सी फॉर्म से में कर रहा है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम से, हाफ एटम ऑफ क्लोरीन, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बना रहा है। अब मैंने ये कहा बर्ज़िलर क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन एटम तो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, एटम क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। तो जब इंडेस्ट्रक्टिबल है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सिंगुलर फॉर्म में क्या कर सकता है, कंबाइन ही नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या होते हैं, हाफ एटॉमिक फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला। तो इस स्टेट में ये कहां करेगा, हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या करता है, एडजस्ट करता है। मतलब इसकी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल कौन सी फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है। एटॉमिक फॉर्म में इसकी कहते हैं एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो हमने एटम लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, यहां से इस एटम को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, मॉलिक्यूल। क्या लिखना चाहिए, मॉलिक्यूल। आगे पास है। तो बर्ज़िलर तो क्या कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इस एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, किस फॉर्म में करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट किया तो ये हाइपोथेसिस क्या बन गई आपके,
एवोगाड्रोस लॉज बन गया, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बन गई। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। और मॉलिक्यूल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉलीएटॉमिक और एक डायटॉमिक या होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब ये रूल्स फॉलो हुआ तो यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल कर आए। एक एटम्स के बारे में निकल कर आया कि व्हाट इज एटम, एटम है क्या, ठीक है, एक एटम क्या है। और सेकंड कंसेप्ट क्या निकल कर आया आपके पास, मॉलिक्यूल। सेकंड क्या निकल गया, मॉलिक्यूल। तो एटम्स के बारे में बात करें तो एटम्स होता क्या है, एटम्स क्या होता है, एटम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एटम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट may or may not have independent existence, ये स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी है, मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर may or may not have independent existence। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगा, मॉलिक्यूल्स क्या कहता है, ये भी क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर may have independent existence। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है, पॉसिबल होता है। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन, ठीक है। ये थी बर्जेलिस हाइपोथेसिस। अब बर्जेलिस हाइपोथेसिस के बाद में था एवोगाड्रो लॉज, एवोगाड्रो लॉज। अब एवोगाड्रो ने क्या किया था भाई, एवोगाड्रो ने क्या किया, एक तो मॉलिक्यूल कांसेप्ट क्या क्लियर कर दिया और एक किसको कांसेप्ट को क्लियर कर दिया, एटॉमिक कांसेप्ट को क्लियर कर दिया। तो एटॉमिक कांसेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो व्हाट इज एटम, हम एटम के बारे में कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज द smallest particle of matter which can take part in a chemical reactions, can take part in a chemical reaction and independent existence is not possible। कि एटम क्या होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होती है, पॉसिबल होती है, लेकिन वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से पार्ट लेता है, ठीक है। कोई बर्जेलिस ने क्या किया था, एटम्स को ये बोला कि एटम्स कंसिस्ट करता है कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ जो गैसेस होती है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल लिया, जैसे हाइड्रोक्लोराइड बनाया था, तो उस केस में क्या था, हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं था कि वो एटॉमिक फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करे। तो हमने क्या कहा कि एटम में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये पॉसिबल है कि क्या होता है, एटम्स में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की बात करें अगर एटम की, ठीक, एग्जिस्टेंस की बात करें तो जैसे मेटल है, ऑल मेटल्स की बात करें, ऑल मेटल जैसे हमने बोला कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या हो गए, एटम की सॉरी मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये क्या है, एटम सॉरी ये जो एटम्स हैं ये एनवायरनमेंट में कहते हैं फ्री मिलती है अपने को। दैट मींस जैसे एग्जांपल Ag, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा, ये फ्री स्टेट में मिल जाती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का पॉसिबल होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें
तो मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेके एंड इंडिपेंडेंट, हम बोल सकते हैं कि अकेले सिंपल फॉर्मूले में मिल सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। यह इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होती है बेटा, पॉसिबल होती है। देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी मतलब जैसे हम बोले कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस कौन सी है, Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जो मॉलिक्यूल फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस भी क्या करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि बर्जिलिस ने उसे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश की थी जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो हाइपोथेसिस थी और वो गैलिलियो लॉ को क्या एक्सप्लेन नहीं कर, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल कैसे क्या रिएक्ट कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं था उसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम जो होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, तो एटम्स को डिवाइड तो कर ही नहीं सकते थे ना। तो इस केस में क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को फॉलो नहीं कर पा रहा था। लेकिन मॉलिक्यूल तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फॉलो करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक बात करें, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और सेकंड होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मीन्स होता है सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। दैट मींस जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है किसके अंदर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे अपने बोला कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एटसेट्रा, ये सब क्या आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। लेकिन हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट यानी से एग्जांपल्स की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन का एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मींस क्या होता है, एटॉमिसिटी का मींस होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम present in a मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसे अपन क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। देखो एग्जांपल्स की बात करें, जैसे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट, ऑक्सीजन के 2, तो ये क्या है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या भाई, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे हम बात करें O3 ओजोन, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे YouTube चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव सर पे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर 8947098501 पे भी क्या कर सकते हैं,
उसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा, उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन एटॉमिक जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, उसके बारे में कंसल्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।